गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहे हैं, हम उसमें एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हिंदी में कहते हैं बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, इसका हिंदी वर्ड होता है दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब जैसे बात किया जाए, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए कितने सिस्टम बने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला और पुराना सिस्टम है जिसका नाम है इंडियन सिस्टम, और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले आप समझिए कि इंडियन सिस्टम होता क्या है। इंडियन सिस्टम भारतीय लेखा पद्धति होती है। ठीक है। भारतीय लेखा पद्धति या इंडियन सिस्टम एक अकाउंटिंग का वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो इंडियन सिस्टम है वो प्योर हिंदी बेस होता है। हिंदी बेस का मतलब होता है कि उसकी रिकॉर्डिंग केवल हिंदी में होती है। वहाँ पे हिंदी के शुद्ध अक्षरों में लिखा जाता है सब सक संवत मिति सुधी सावन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भाद्र पक्ष, जो भी पक्ष होता है जिसमें लेखांकन किए जाते हैं। तो ये सिस्टम होता है और इसमें हमेशा हम हिंदी के वर्ड यूज करते हैं। जैसे लेनदार को हम जमा, या यहाँ हिंदी सिस्टम में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वहाँ पे नामे जमा होता है और नामे जमा होता है और जमा पक्ष और नामे जमा और जमा पक्ष होता है। तो हमें यहाँ पे हिंदी सिस्टम की तो बात करनी नहीं है। तो यहाँ पे केवल हमने एक आपको बताया ओवरव्यू कि इंडियन सिस्टम होता है। उसके बाद बच्चों जो अगला सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है, डबल एंट्री सिस्टम बच्चों ये कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मैं आपको बता दूं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन का प्रभाव, उन ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है एटलीस्ट 2 अकाउंट में पड़ते हैं, कम से कम 2 अकाउंट में पड़ते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव कम से कम 2 खातों में पड़ता है। इन अपोजिट डायरेक्शन, वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट जो होता है बच्चों वो क्रेडिट होता है। ये कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। आपको मैं बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम का जो ओरिजिन है 1494 में इटली के जो इकोनॉमिक्स थे वो थे तो मैथमेटिशियन, बट उन्होंने इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट दिया। तो उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, और उनका नाम था लुकस पैसियोली। ठीक है। तो थोड़ा सा डबल एंट्री सिस्टम का डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर तो आपको लिखना हो कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम, इसको लिख सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम refers to a system of accounting, in which every transaction
in which every transaction affects affect at least two accounts in opposite opposite direction, one of them is debited and other is credited। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो डिफिनीशन है, ये डबल इंट्री सिस्टम क्या होता है, ये आपको हमने बताया कि व्हाट इज डबल इंट्री सिस्टम। डबल इंट्री सिस्टम क्या है? ओके, एनी डाउट? अब डबल इंट्री सिस्टम के बाद आपको ये देखना है कि डबल इंट्री सिस्टम में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इस डिफिनीशन को क्लैरिफाई करेंगे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि डबल इंट्री सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल इंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक सिस्टम है इन विच एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एट लीस्ट टू अकाउंट्स, जिसमें जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जब भी कोई लेन देन होते हैं, तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है विपरीत। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अब कहां से प्लस होगा, कहां से माइनस होगा, ये आपको हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, घटती है तो क्या होता है। ठीक है, वन ऑफ देम इज डेबिटेड, एक डेबिट होगा, उन दो जो खाते दो होंगे उन खाते में से वन ऑफ देम इज डेबिटेड, एक खाता डेबिट होगा, एंड अदर इज क्रेडिटेड, और जो दूसरा होगा बच्चों वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इस डिफिनीशन को नोट कर लें। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए इसका सभी लोग एग्जांपल लिखिए। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं रेंट पेड ₹500 इन कैश। अब देखिएगा ध्यान से कि आपने रेंट पेड किया है 500 रुपीज इन कैश। तो सबसे पहली बात, इसमें जो पहला अकाउंट अफेक्टेड होगा वो होगा रेंट। पहला अकाउंट क्या होगा, रेंट होगा, पहला अकाउंट रेंट होगा, और दूसरा अकाउंट कैश में पेड किए हो तो ये कैश होगा। अब मेरी बात को समझिएगा, अब हम सिद्ध करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा। देखिए, ये एक्सपेंसेस है, ये क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया है कि जब खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ता है तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है। ठीक है, बताया हूं, अगर जो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है। ओके, और जब कोई एसेट्स कम होती है, भाई कैश है, कैश पे पेमेंट करें तो कैश कम होगी कि नहीं होगी। जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास से कैश जाएगा, कैश कम होगा, और कैश करंट एसेट्स होती है। इस प्रकार से करंट एसेट्स कम होगी, और जब करंट एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और जब घटती है तो क्रेडिट होती है, यानी यहाँ पे होगा क्रेडिट। अब इसी को अगर तो हम डबल इंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहें तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए
500 यहाँ लिखेंगे, 500 यहाँ लिखेंगे, हुआ कितनी अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगा तो उसका प्रभाव एटलीस्ट 2 अकाउंट में पड़ेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये किसका रूल है? ये डबल एंट्री का रूल है, डबल एंट्री कंसेप्ट का रूल है। ये डबल एंट्री सिस्टम में ये बताया जाता है। चलिए मैं एक दूसरा और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि हमने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें देखिए पहला कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? पहला अकाउंट कैश होगा और दूसरा अकाउंट जो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैपिटल। अब देखिए मेरी बात को गौर से समझिएगा। कैश बिजनेस में आया तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। कैश बिजनेस में आया तो डेबिट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कैश करंट एसेट्स होती है और जब करंट एसेट बढ़ती है, जब करंट एसेट बढ़ती है या एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है। और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हुआ। यानी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका प्रभाव 2 खातों में पड़ा है, एक कैश पे एक कैपिटल पे, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। एक अकाउंट डेबिट हुआ है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यानी डबल एंट्री सिस्टम का जो डिफिनेशन है वो 100% शुद्ध है, सही है। ठीक है। अब इसकी अगर जनरेटिंग करनी हो तो हम जनरेटिंग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यानी डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट को नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर जो भी अमाउंट है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन। अब देखिएगा बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट कहां से आया? मैं आपको बता दूं, 1494 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ल्यूका पैसियोली। ठीक है, पैसियोली, लुका पैसियोली। ये कहां के थे? ये मूलतः इटली के थे। ठीक है। इन्होंने एक बुक राइट की और उस बुक का नाम था द वेनिस ऑफ मर्चेंट। द वेनिस ऑफ मर्चेंट। द वेनिस ऑफ मर्चेंट। 1494 में लुकास पैसियोली, जो इटली के वेनिस शहर में रहते थे। किस शहर में बच्चों? वेनिस शहर में, इटली के वेनिस शहर में रहते थे। उन्होंने एक बुक राइट की और उस बुक का नाम था द वेनिस ऑफ मर्चेंट। और वेनिस ऑफ मर्चेंट में इन्होंने ये बतलाया, ये एक्सप्लेन किया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। और ये जो बुक राइट की गई थी वो पूर्ण रूप से इटली में थी, इटालियन लैंग्वेज में थी। ये जो बुक थी पूर्णतः इटालियन लैंग्वेज में थी, और इटालियन लैंग्वेज होने के कारण ये हमारे लिए यूजलेस थी, बेकार थी, क्योंकि हमें इटालियन लैंग्वेज नहीं आती थी। हम अभी अपना इंडियन सिस्टम में लेके चलते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों 1544 में 1544 में एक पर्सन थे ह्यूज ओल्ड कैस्टर। ह्यूज ओल्ड कैस्टर जो थे, इन्होंने क्या किया बच्चों? ये अंग्रेज थे, ये इंग्लिश पर्सन थे। ये कौन थे? इंग्लिश पर्सन थे। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। ये अंग्रेज थे और इन्होंने उस
जो ये बुक थी द वेनिस ऑफ मर्चेंट में जो डबल एंट्री सिस्टम बना था, इसको इन्होंने क्या किया, इसका इंग्लिश वर्जन लाया, इंग्लिश वर्जन, या उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं था, और क्योंकि ये पूर्णतः इंग्लिश में, ये इटालियन में था और इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन किया, तो ये बहुत अच्छा नहीं था, लोगों को समझ में कम आ रहा था। फिर ये ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ। फिर इसके बाद 1785 में एक पर्सन थे, उनका नाम था एडवर्ड, ADWARD, एडवर्ड जोन, JONES, एडवर्ड जोन जो थे ये पूर्णतः अमेरिकन थे, और इन्होंने क्या किया बच्चों, जो एडवर्ड जोन ने इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट किया, इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम को एडवर्ड जोन ने कन्वर्ट किया, और इस प्रकार से फादर को हम को मानते हैं पैसियोली को ही, लेकिन ये माना जाता है कि अकाउंटिंग सिस्टम में एडवर्ड जोन्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इटालियन लैंग्वेज की बुक को कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, इसमें इंग्लिश में, और जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, तो इसको हर जगह एप्लीकेबल कर दिया गया, हर जगह इसको दे दिया गया कि आप सिस्टम को यूज करिए और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए। ठीक है, अब ये जो सिस्टम बताए थे लुकास पैसियोली ने द वेनिस ऑफ मर्चेंट में जो रूल बताए थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि गोल्डन रूल क्या होता है, कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, अकाउंट क्या होता है, आपको मैंने बताया अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बताया, स्टैंडर्ड बताया, बहुत सारी चीजें बताया। अब इसको हम आगे देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लें अपने हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आगे हम आपको बताएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हमने शॉर्ट में लिखा है DES, ध्यान दीजिएगा, DES को हम डबल एंट्री सिस्टम भी पढ़ते हैं, ठीक है, या इसको पढ़ सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये चलता है, किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला होता है, पहला प्रिंसिपल है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन affect at least two accounts, affect at least two accounts। अब इसको देखिएगा, आपकी बुक में दिया होगा, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट लीस्ट टू अकाउंट। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बतलाया था कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं उसका प्रभाव, उसका अफेक्ट एटलीस्ट कम से कम 2 खातों पे पड़ता है। इन अपोजिट डायरेक्शन वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। जो प्रभाव होता है वो ठीक अपोजिट होता है, एक खाता डेबिट होता है और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है, ठीक है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, रिकॉर्डिंग both personal 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 and impersonal, recording of both personal and impersonal aspect, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। हम दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे पर्सनल एस्पेक्ट हो चाहे आपका इम्पर्सनल एस्पेक्ट हो। पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब समझिएगा
जैसे मान लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है वो पर्सनल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल बेसिस है वो आपका कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम। इट इज पॉसिबल दैट both the aspect of transaction may be personal or both may be impersonal or one may be personal or one may be impersonal। हो सकता है जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों पर्सनल हो या दोनों इम्पर्सनल हो या कोई एक पर्सनल हो दूसरा इम्पर्सनल हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पर्सनल एस्पेक्ट और इम्पर्सनल एस्पेक्ट दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। अब ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसे मन किया वैसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। जो अकाउंटिंग होती है बच्चों, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जब इसमें हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रूल के हिसाब से, और वह रूल क्या होते हैं आगे हम आपको बताएंगे, और उन्हीं को डबल एंट्री सिस्टम का रूल या गोल्डन रूल कहा जाता है। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, उनको कुछ स्पेसिफिक रूल्स, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन के हिसाब से, कुछ नियम होते हैं, उनके हिसाब से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक रूल को भी थोड़ा सा फॉलो करता है, कुछ इसके रूल साइंस से मैच करते हैं, और इसी कारण से इसको साइंस भी कहा जाता है। और क्योंकि अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध होता है, इसी कारण इसको आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट है नंबर चौथा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, अगर जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। मेरी बात को गौर समझिएगा, अगर जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट नहीं बन पाता। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो ट्रायल बैलेंस को बनाने का डिस्ट्रॉय करता है, और इस प्रकार से जब डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसी की बेस पे आगे के सारे अकाउंट बन जाते हैं। तो ये एक प्रकार का एडवांटेज है इसका प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। हमने हेडिंग दे करके आपको क्या किया, बाकी से समझा दिया है। आप चाहें तो अपनी बुक से नोट बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप लोग इसको नोट कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर परेशानी, हर समस्या, जो भी अकाउंट से हो, अकाउंट में जो भी परेशानी, जो भी समस्या होंगी, उसका सलूशन हम आपको देंगे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों। आज हम आपको बताएंगे अकाउंट्स, जो अकाउंट की एक नींव है, जिसके बिना अकाउंट पढ़ना बेकार है, और जो लोग ये नहीं जानते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं, अकाउंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट
और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसा कि हमने आप यहाँ पे ड्रॉ किया है हायरार्की ऑर्डर में कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अकाउंट को हमने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। कुछ लोग इन दोनों को जोड़ करके बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ये भी सही है। कुछ लोग कहते हैं अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम आपको अकाउंट 3 टाइप्स के बताएंगे कि एक अकाउंट होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट 2 भागों में बटा होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको 3 ही प्रकार के अकाउंट बताएंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं बता दूं अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंट्स होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, वो कौन सा अकाउंट है जिसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं? तो याद रखिए द अकाउंट which is related to individual, firm, company or any institutions are known as personal account। कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी का खाता यदि है तो ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि any accounts related to firm, company or institutions are known as personal account। any account, कोई भी अकाउंट, any account which is related to firm, individual, firm, company or any institution is known as personal account। any account which is related to individual, firm, company or any institution are known as पर्सनल अकाउंट। देखिए डिफिनेशन को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा जाता है, जो एग्जैक्ट है हम उसी को लिखते हैं कि कोई भी अकाउंट जो किसी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है ऐसे अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आई थिंक पर्सनल अकाउंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। अब देखिए पर्सनल अकाउंट जो होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट आल्सो डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। पर्सनल अकाउंट इज आल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच इज रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है बच्चों जीते जाते व्यक्ति के अकाउंट को हम ह्यूमन बीइंग के अकाउंट को हम नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इट मीन्स बच्चों अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन आर नोन एज ह्यूमन बीइंग्स। अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन आर नोन एज ह्यूमन बीइंग्स। जो नेचुरल व्यक्ति होते हैं, जो नेचुरल पर्सन होते हैं, उनके अकाउंट को हम क्या कहते हैं? हम नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, एग्जांपल बोले राम्स अकाउंट।
राम का खाता। अब देखिए आपको एक चीज बता दूं, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ, किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। आपको एक नई चीज बता रहा हूं, किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ, किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते हैं। इसी कारण से, इसी रीजन से हम क्या करते हैं, राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। राम अकाउंट, सीता अकाउंट, सीता अकाउंट, ठीक है। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट या कह सकते हो कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, राम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल अकाउंट। ये सब के सब, ये जो बच्चों आपको दिख रहे हैं सबके सब क्या है, आपके सबके सब नेचुरल है। राम भी नेचुरल है, सीता भी नेचुरल है। कैपिटल जो व्यक्ति फर्म में पैसा लगाता है उसको भी हम नेचुरल ही मानते हैं, और वो भी कैपिटल होता है जो व्यक्तिगत यूज के लिए कैश या कुछ विड्रॉ करता है, उसे ड्राइंग करते हैं, वो भी नेचुरल होता है, वो भी अकाउंट ड्राइंग अकाउंट कहलाएगा। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब के सब अकाउंट जो होते हैं बच्चों, ये आपके नेचुरल होते हैं। यानी नेचुरल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका खाता, मेरा खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, सीता का खाता, मोहन का खाता। तो ये लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। ये लोग जो है ये नेचुरल पर्सन है, और इसी कारण से इनके अकाउंट को नेचुरल अकाउंट कहा जाएगा। दूसरा होता है बच्चों, जो दूसरा अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि आर्टिफिशियल किसे कहा जाता है, कौन है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किसे कहेंगे हम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण किसके थ्रू हुआ हो, लॉ के थ्रू हुआ हो। यानी आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण, जिसका एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ हुआ होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, जिसमें आत्मा होती है, उन्हें नेचुरल कहते हैं। लेकिन वो अकाउंट जिनका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनका नाम केवल कानून में होता है, जिसका फॉर्मेशन लॉ के द्वारा होता है, जिनका फॉर्मेशन लॉ के द्वारा होता है और उनका वाइंड अप भी लॉ के द्वारा होता है, ऐसे अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं एसबीआई, एग्जाम्पल की बात करूं एसबीआई। एसबीआई क्या है, बैंक है। एसबीआई क्या है, बैंक है, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो लॉ के द्वारा हुआ है। कभी आपने एसबीआई को देखा है घूमते घामते, या आपसे कभी एसबीआई में बात किया, नहीं बात किया, क्यों, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और इस कारण से ऐसे बैंक जो होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसे जो अकाउंट होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली मानते हैं। जैसे एसबीआई अकाउंट मान लेते हैं, एयरटेल अकाउंट, एयरटेल अकाउंट। बूढ़ा, इसके बाद कह सकते हैं कि जो नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है, सिंपल सी बात है। जो अकाउंट नेचुरल नहीं वो आर्टिफिशियल है। जैसे एसबीआई अकाउंट, एयरटेल अकाउंट, या फिर कह सकते हो कोई और नाम ले लो, जैसे एक्स कंपनी अकाउंट। यस कंपनी, ये भी एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है कंपनी एक्ट के द्वारा होता है, और कंपनी एक्ट के द्वारा इसका निर्माण होने के कारण बच्चों
एक्स कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो कंपनी लॉ के द्वारा होता है, और इस कारण से ये क्या होगा, एक आर्टिफिशियल अकाउंट होगा। ठीक है, इसको देखिए, कोई दिक्कत है बताइए। इसके बाद बच्चों तीसरा जो अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। ध्यान सुनिएगा, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। When an account represent, listen carefully, ध्यान से सुनिएगा, when an account represent a particular person or group of persons is known as artificial, it is known as representative personal account। जब कोई अकाउंट किसी ग्रुप ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने वर्ड सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एग्जांपल में यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मान लो सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, आउटराई है। हो सकता है कि सैलरी का हमने पेमेंट नहीं किया, अभी देना बाकी है। बेसिस का पेमेंट अभी नहीं किया हमने, देना बाकी है। तो इनको ग्रुप में चाहे इंडिविजुअली जो रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। यानी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में 4 आते हैं। इसके 4 एग्जांपल होते हैं। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा होता है एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड इनकम, और अगला होता है अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। ये 4 जो होते हैं बच्चों, ये 4 जो होते हैं ये किसके पार्ट हैं? ये 4 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के पार्ट हैं। इन चारों को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट इन अकाउंट which related to individual, firm, company or institution are known as personal account. Personal account also divided into 3 parts: natural personal account, natural personal account, just like human being account, जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, द अकाउंट which is related to artificial person, just like SBI अकाउंट, एयरटेल अकाउंट, एक्स कंपनी अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट जो किसी ग्रुप या सिंगल या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। अब देखिए, कभी-कभी अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम का खाता किस टाइप का अकाउंट है? तो अगर जो आपको नहीं मालूम तो आप सीधे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, सीधे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं क्योंकि हमारा जो वर्क है इधर हो नहीं पाएगा, तो हम इसको ऐसे क्लासिफाइड करते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो होता है बच्चों जिसे बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? अब बात होती है रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money which are the property of the business are termed as real account।
द अकाउंट, अब समझिएगा, द अकाउंट विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मेरी बात समझिएगा, द अकाउंट्स विच आर, द अकाउंट of all those things, the account which are measured in terms of money, the account which are measured in terms of money and which are the property of the business and which are the properties of business are known as real account। मेरी बात को गौर से समझिएगा, द अकाउंट, वो अकाउंट जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो सारे अकाउंट जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, और जो बिजनेस प्रॉपर्टी की क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, जो बिजनेस प्रॉपर्टी की एसेट्स होती हैं, ऐसे अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, द अकाउंट विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज रियल अकाउंट। वो अकाउंट जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं, एसेट्स होती हैं, ऐसे अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं रियल अकाउंट कितने प्रकार का होता है। तो रियल अकाउंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं, समझिए बात को। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, the account which can be seen, touch or feel, the account which can be seen, touch or feel is known as a real account, tangible real account। वो अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, मेरी बात को गौर समझिएगा, वो अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which can be touch, felt, measure, purchase, sold, etc. यानी tangible real account are those account which can be touched, seen, felt, purchased and sell। मतलब वो सारे अकाउंट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। एग्जाम्पल देखा जाए, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग सबको मालूम है, इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, या एक में सिंगल वर्ड में बोलता हूं, सिंगल वर्ड में ऑल फिक्स एसेट्स, ऑल फिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजिबल रियल अकाउंट में जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे एक सिंपल वर्ड बोलूं तो ऑल फिक्स एसेट्स, सारी फिक्स एसेट्स हो गई। ठीक है, जितनी फिक्स एसेट्स होती हैं, इसके साथ ही साथ कैश भी आपका क्या होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। और यहाँ पे देखिए, जब हमने आपको यहाँ बताया था, तो यहाँ पे दो चीज छूटी थी। एक होता है डेप्टर्स, डेप्टर्स भी आपके, डेप्टर्स आपका नेचुरल अकाउंट होता है। डेप्टर्स जो होते हैं वो आपके कौन से अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट या पर्सनल अकाउंट होते हैं, और क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसके सिवाय कैश हो गया, इसके बाद स्टॉक हो गया। स्टॉक समझ रहे हो, स्टॉक क्या होता है। ठीक
ठीक है। स्टॉक, कैश, जितनी फिक्स एसेट्स होती हैं इन सबके अकाउंट को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कैश, भाई ऑलरेडी कैश के फॉर्म में इसको क्या खरीदोगे बेचोगे, गुड्स खरीद बेच सकते हैं, प्लांट लैंड बिल्डिंग खरीद बेच सकते हैं, प्लांट में से खरीद बेच सकते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, डिलीवरी वैन, फर्नीचर, फिक्चर्स, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू है। सो इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट। यहां तक क्लियर। अगला होता है बच्चों इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट आर those account which cannot be seen or touched. Intangible real account are those account which cannot be seen or touched. Only felt, only felt, केवल महसूस किया जा सकता है, ना तो इनको हम खरीद सकते हैं ना इनको बेच सकते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट जो होते हैं इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनका फिजिकल प्रारूप होता है, इसका एक रूप रंग होता है, आकृति होती है। जबकि इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई रूप प्रारूप नहीं होता है, ना तो इनको हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से 5 होते हैं, इसमें 5 अकाउंट जो होते हैं वो आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका गुडविल, गुडविल के बाद पेटेंट, पेटेंट के बाद आपका होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, सबके नाम के आगे अकाउंट लगा लीजिए, सबके नाम के आगे अकाउंट लगाइए। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट यहां पर डब्ल्यू आ रहा है, कॉपीराइट RIG, कॉपीराइट्स अकाउंट। और 5वां होता है जिसका नाम है रॉयल्टी, ROYELTY, रॉयल्टी अकाउंट। ये बच्चों जो होते हैं ये 5 मुख्य रूप से इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में केवल 5 अकाउंट होते हैं, ओनली 5। इसके बाद ये सब जो है ये टेंजिबल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट कर लें। देखो बच्चों, आगे जो होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होते हैं जिनका जो हर साल के अकाउंटिंग ईयर एंड में क्लोज कर दिए जाते हैं। ऐसे अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, द अकाउंट which represent income and expenses and close after the end of accounting period. The account which is represent to income and expenses and close after the end of accounting period is known as nominal account. नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो खर्चों को और आय वाले इनकम को शो करते हैं और उसी साल इसको क्लोज कर दिया जाता है। जैसे ये नॉमिनल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट, और दूसरा होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। पहला होता है इनकम अकाउंट और दूसरा होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। इनकम में आएंगे, इनकम में जैसे परचेज, परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, आप रेंट पेड करते हो, परचेज कर रहा हूं, आई एम सॉरी। सेल्स अकाउंट, आप सेल करते हो, सेल इनकम है, सेल्स आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स जो होता है वो इनकम अकाउंट है और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स के बाद मान लेते हैं रेंट रिसीव करते हो, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। मान लेते हैं डिविडेंड,
डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड रिसीव करते हैं, ये भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। डिविडेंड रिसीव करते हैं, ये भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। मान लेते हैं सेल्स, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, ETC कर दे रहा हूं। यानी कुछ भी अगर वो इनकम है, इनकम के फॉर्म में रिसीव हो रही है, तो आपका नॉमिनल अकाउंट जैसे सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, फ्रेट रिसीव, जो कुछ भी आप इनकम के फॉर्म में रिसीव करते हैं, वो सबके सब आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। और इसके बाद होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट, परचेज आप करते हो, नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी खर्चे का भुगतान करते हो, मान लो सैलरी पेड आपने किया, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट पेड आपने किया, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस पेड किया, वेजेस आपने पेड किया, नॉमिनल अकाउंट है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आप वो सारे अकाउंट जिसको आप क्या करते हो, वो सारे अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ साल के अंत में क्लोज हो जाते हैं, अकाउंट ईयर में क्लोज हो जाते हैं, ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे बच्चों हमने पूरे अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा आपको दे दिया, या सारी चीजें आपको बता दी। हमें आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज या कॉजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वो क्या कारण है कि डबल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छा है, या डबल एंट्री सिस्टम के पॉपुलर होने के मुख्य रूप कारण क्या है, या कह सकते हो कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है, अच्छाइयाँ क्या हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं, जिन चीज़ों में अच्छाइयाँ होती हैं, वो पॉपुलर होते हैं। तो यही रीजन है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ। डबल एंट्री सिस्टम के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि साइंटिफिक सिस्टम, सबसे पहला है साइंटिफिक सिस्टम, SCIENT, साइंटिफिक सिस्टम। देखो बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक का मतलब होता है अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। Under this system, transactions are recorded according to some specific rule. Such rules is known as bookkeeping or double entry system. सबसे बड़ा ये साइंटिफिक सिस्टम ये है, रीजन ये है कि इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, एक सिस्टमेटिक रूल से रिकॉर्ड हुआ है, और इस कारण से ये पॉपुलर हुआ, और ये इसकी सबसे बड़ी अच्छाइयाँ हैं। दूसरा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। देखिए बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो, हर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट का हो चाहे इम्पर्सनल एस्पेक्ट का हो, चाहे वो नॉमिनल नेचर का हो चाहे पर्सनल नेचर का हो चाहे रियल नेचर का हो, हर ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन को, चाहे कैश में पेमेंट हुआ हो चाहे क्रेडिट में हो, चाहे प्रीपेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, ये समस्त ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन होने के कारण ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। इसके पॉपुलर होने का मेन रीजन ये था कि हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता था। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ
तीसरा रीजन है बच्चों प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसका लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय ही हमें ये पता चल जाता है कि जो वर्क हमने किया है वो सही है कि गलत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बेस होता है जो आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो इस कारण से जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमें हेल्प कर देता है, और इसी से ये पॉपुलर हो गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तक गलतियां पता चल गई, लेकिन उसके बाद गलतियां नहीं रह जाती हैं। तो इस कारण से ट्रायल बैलेंस एक के कारण भी ये पॉपुलर हुआ, ट्रायल बैलेंस के कारण भी पॉपुलर हुआ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको मालूम है दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जब दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, जो दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर हो जाता है, इट मींस आपका वर्क सही है। चौथा है बच्चों, चौथा एडवांटेज ये है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो अगला हम अकाउंट बनाते हैं, अगला स्टेटमेंट बनाते हैं, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। यानी बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट हुई है, आपकी कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, ये पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है ये पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, और इसके बाद पांचवें नंबर पे बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम चलती है, जैसे कुछ और इंफॉर्मेशन मालूम चलती है, जैसे कि मान लीजिए कि लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। आप सभी को मालूम है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं है, केवल ओरली है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम में हम समस्त ट्रांजेक्शन को, सारे लेन देन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के कारण जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड की जो संभावना होती है बच्चों, वह 0 के बराबर होती है, या ये कहिए कि फ्रॉड जो होता है वो बहुत ही रुक जाता है। और इसके बाद नंबर 6 है लीगल अप्रूवल, लीगल अप्रूवल। बिजनेस करते हैं हम तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने होंगे, जैसे मान लीजिए हमें इनकम टैक्स फाइल करना है, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, कोई कस्टमर हमारे ऊपर केस कर दिया तो उससे अपने को बचाना है, तो ये सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमारा अकाउंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ये बाय लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा ये जो रूल है, डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है वो सर्टिफाइड है, अप्रूव किया हुआ है कि बिजनेस में यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वह ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि किसी अन्य सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो वह कानूनी रूप से वैध होता है, लीगल होता है, और लीगल होने के कारण उसको लीगली अप्रूव किया जाता है, हर जगह उसको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 8वां अगला पार्ट जो है बच्चों वह कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी 7 पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। जब हमें एक फर्म की तुलना दूसरे फर्म से करनी होती है तो डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक ही सिस्टम से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, दोनों बिजनेसमैन एक ही सिस्टम से अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, और जब डेटा एक सिस्टम से मेंटेन कर रहे हैं तो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन जहां पे दो प्रकार के डेटा मेंटेन हो रहे हैं वहां पे कंपेरेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। इसी कारण से बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पॉपुलर हुआ। डबल एंट्री सिस्टम पॉपुलर हुआ इसी रीजन से कि कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ आप क्या कर सकते हो? कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। और 8वां पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट होता है बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारे डिसीजन लेता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारा कंपनी होती है, वो बहुत सारे डिसीजन लेती है और उन डिसीजन लेने में हमारी अकाउंटिंग क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करती है और मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के कारण ही जो डबल एंट्री सिस्टम है वो पॉपुलर हुआ। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि डबल एंट्री सिस्टम हमारे मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किसको मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई नहीं करना है, किस सेक्टर को मॉडिफाई करना है, ये कौन बताता है? ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम बताता है मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट पॉपुलर होने के कारण ही डबल एंट्री सिस्टम पॉपुलर हुआ। और पॉइंट नंबर 9 जो है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। देखो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझोला बिजनेस हो, मझला बिजनेस हो, बड़ी क्वालिटी का बिजनेस हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे छोटी कंपनियां हो, चाहे एकदम छोटी कंपनियां हो, हर प्रकार के बिजनेस में अकाउंटिंग फिट बैठती है। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में यह मेथड क्या होता है? सुटेबल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे सुटेबल है, इसी कारण से पॉपुलर हुआ। एक कपड़े की दुकान वाला भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, एक जूते की दुकान वाला भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, एक बड़ी कंपनी जो प्रोडक्शन का काम करती है वो भी इसको फॉलो करता है, एक छोटी कंपनी जो सर्विस देती है वो भी इसका फॉलो करते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम को चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे किसी प्रकार का कॉमर्स सेक्टर हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है, हर जगह यूजफुल है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपका डबल एंट्री सिस्टम इन मुख्यतः 9 कारणों से, इसके 9 रीजन है जो ये पॉपुलर हुआ है। इसके 9 रीजन है जिन कारण से ये पॉपुलर हुआ है। ठीक है। इसकी पॉपुलरिटी के मुख्य रूप से ये रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, इन सब के होने के बावजूद, इतना कुछ एडवांटेज होने के बावजूद, इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी डबल एंट्री सिस्टम में कुछ बुराइयां हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, और वही डिसएडवांटेज कहलाते हैं एरर्स। क्या कहलाते हैं? एरर्स। वही डिसएडवांटेज होते हैं वो एरर्स कहलाते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसका एरर्स है many books are required। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज है बच्चों कि बहुत सारी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उस समय बहुत सारी बुकों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्या हुआ है, अब सारे काम सिस्टम पे होने लगे, ऑनलाइन होने लगे हैं, तो अब
अब इन बुक्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। पहले क्या होता था कि हम बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बुकें हम यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डिसएडवांटेज लगभग इस समय खत्म हो चुका है। नंबर दूसरा, इट इज डिफिकल्ट difficulty to follow the rules। देखो, difficult to follow the rules, difficult to follow the rules का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, लोगों को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं था, लोगों के पास अकाउंटिंग का नॉलेज न होने के कारण इसके सिस्टम को, उसके रूल को फॉलो करना आसान नहीं था, कठिन था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हैं, सो अब इसको डिफिकल्ट वर्ड हम मानते हैं कि नहीं रह गया है। ठीक है, अब डिफिकल्टी वर्ड अब धीरे खत्म हो गई है, ये जो डिमेरिट है वो डिमेरिट खत्म हो चुका है। नंबर तीसरा, ओनली arithmetical accuracy is required। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बच्चों, वो केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बतलाता है कि कहाँ पे अंकगणितीय अशुद्धियां हैं, कहाँ पे आपने शब्दों या अंकों में गलती की है। ये कभी भी आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं बतलाता, ये केवल क्वांटिटी इंफॉर्मेशन को बतलाता है, क्वांटिटी को बतलाता है, रेट बतलाता है, प्राइस को डिनोट करता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसको छोड़ देता है। जैसे मान लो एक मैंने बहुत अच्छी कंपनी लॉन्च की और वो कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, तो इस क्वालिटी की एंट्री हम नहीं करते, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। ये केवल क्वांटिटी इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग केवल और केवल क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। ये भी इसकी एक डिमेरिट है। और बच्चों, ये कुछ प्रकार की गलतियां यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, चौथे नंबर में हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एरर्स अराइज ड्यूरिंग when you are maintaining your accounts। तो यहाँ पे कुछ आपको एरर्स पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये जो एरर्स होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओमिशन एरर। ओमिशन मतलब होता है छूट जाना। ओमिशन होता है बच्चों, ओमिशन का मतलब होता है बच्चों छूट जाना। OMISSION, ओमिशन का मतलब छूट जाना। अब सिंपल सी बात है, हमने कोई ट्रांजैक्शन किया और उस ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंट बुक में लिखा ही नहीं, छूट गई, तो ये गलतियां ये भी हो सकती हैं कि आपने सामान खरीदा और आपने उसकी एंट्री नहीं की, तो इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ एरर। ओमिशन ऑफ एरर, भाई गलतियां हैं, हमने सामान खरीदा, सामान खरीद के लाके सब स्टॉक में रख दिए, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए। दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ एरर। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन omitted to record in the book of account, that is known as omission of errors। सेकेंड होता है, ठीक है बच्चों, errors of commission। errors of commission, it is wrong in record in the book of originality। कभी कभी होता क्या है कि हमने सब ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन रिकॉर्ड जो किया बच्चों वो हमने गलत कर दिया। हम सामान खरीदे थे, हम परचेज किए थे 5000 का, 5000 रुपए की हमने मशीनरी परचेज किया था। मेरी बात को गौर समझिएगा, या 5000 रुपए का कोई सामान हमने परचेज किया था और गलती से हमने उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी। हमने 5000 रुपए का कोई सामान खरीदा, बट बाय मिस्टेक जो रिकॉर्डिंग है वो किसी दूसरी बुक में हो गई, सेल्स बुक में हो गई या परचेज रिटर्न बुक में हो गई। दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। अगला होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल।
एरर्स आर प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियां, प्रिंसिपल एरर कभी कभी होता क्या है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, व्हाट इज द रूल ऑफ अकाउंट। मैंने पढ़ाया था, प्रिंसिपल कन्वेंशन पढ़ाया था, एक बार आप उसको रिवाइज करिएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। हमने उसको हमें नॉलेज नहीं है और हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि हमने परचेज किया, तो आप सभी को मालूम है परचेज डेबिट होता है, परचेज कौन डेबिट होता है, लेकिन आपने परचेज को डेबिट ना करके आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज कौन हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन आपने परचेज को डेबिट करने की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, एरर आपका हुआ। और अगला जो होता बच्चों कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर हम यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का मतलब क्षतिपूरक अशुद्धियां। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है बच्चों क्षतिपूरक अशुद्धियां। जैसे कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जो हमें देखकर हंसी आती है। जैसे सपोज कर लो हमने सैलरी का पेमेंट किया, मेरी बात समझिएगा, हमने सैलरी का पेमेंट किया तो आपको बता दूं सैलरी डेबिट होता है। हमने सैलरी का पेमेंट किया लेकिन गलती से सैलरी की जगह हमने रेंट लिख दिया और डेबिट कर दिया। मेरी बात समझिएगा, हमको करना था सैलरी डेबिट, तो हमने सैलरी की जगह पे क्या लिख दिया, रेंट लिख दिया, लेकिन किया था डेबिट। हमको सैलरी को डेबिट करना था लेकिन सैलरी की जगह हमने रेंट लिख दिया और रेंट को ही डेबिट कर दिया। इट मींस सैलरी भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है और रेंट भी एक्सपेंसेस होता है, डेबिट होता है। दोनों डेबिट होते हैं तो इसको कहेंगे एक की गलती को दूसरे ने क्या किया, पूरा कर दिया। एक की गलती को दूसरे ने सही कर दिया, सुधार दिया। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर व्हिच इज कवर्ड बाय अनदर एरर्स। एक वो गलती जो हम करते हैं उसको दूसरी गलती से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, दूसरी एंट्री से कवर कर लेते हैं। ऐसे एंट्री को हम कंपनसेटिंग एंट्री या कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के एरर्स होते हैं, इनको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देन ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टेज और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या पार्ट होता है, क्या स्टेज होता है, वो डबल एंट्री सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम इस पे बात करने जा रहे हैं। और आपको हम बताएंगे कि स्टेज क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है बच्चों ओरिजिनल रिकॉर्ड। सबसे पहले होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये क्या होता है बच्चों, सबसे पहले समझिए ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या होता है। कि जैसा आप सभी को मालूम है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजरिंग की जाती है और मेजरिंग करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको मैंने बताया होगा कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं और उसके बाद उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट यूज होंगी ये कहीं पे मेंशन नहीं है, किसी भी जगह पे ये मेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से जो हमने आपको 9 बुक्स बताई हैं। सबसे पहले कैश बुक, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पीटी कैश बुक, जो भी बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे होंगे डेली बेसिस पे रिकरिंग नेचर के, उनको हम पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे।
अगला होगा परचेज डे बुक, जो भी क्रेडिट परचेज होंगे उनको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स डे बुक, जो भी क्रेडिट सेल होंगे उनको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, जो भी माल वापस हुआ है उनको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे जो हमने खरीदा है। और सेल्स रिटर्न, जो माल बिका हुआ गुड्स रिटर्न कस्टमर के द्वारा हमको किया गया है उसके लिए हम सेल्स डे बुक का यूज करेंगे। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, अगर जो आपने कोई ऐसा सामान बेचा है जिसके बदले में आपको कैश शामिल की चेक वगैरह मिला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला है, हुंडी मिली है, तो उसको हम एक अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल बुक। और इसके बाद बिल्स पेबल बुक होती है, जो हमने माल बेचा है और उसका पैसा रिसीव हमने पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए अगर पेबल अमाउंट है तो उसके लिए एक अलग से हम बुक यूज करेंगे, दैट इज नोन एज बिल्स पेबल बुक। और इन सभी के बाद बच्चों जो नौवीं बुक होती है दैट नेम इज जनरल प्रॉपर। हम जनरल प्रॉपर बुक को क्या करेंगे, यूज करेंगे और जनरल प्रॉपर में वो सारे एंट्रियां रिकॉर्ड की जाएंगे जो पिछली जो हमने 8 बुक बताई इसमें नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इनको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। सो एवरीवन इज नोन एज, तो इसी को बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल, या इसी बुक को बोलते हैं डिवीजन ऑफ जनरल या सब डिवीजन ऑफ जनरल। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है बच्चों, सेकेंड स्टेज जो होता है वो क्लासिफिकेशन का होता है। क्लासिफिकेशन आप सभी को मालूम है क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर। क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, लेजर को प्रिपेयर करते हैं। अब लेजर कैसे बनता है, लेजर क्या होता है, ये आपको हमने बताया नहीं बताया, तो आगे हम आपको बताएंगे कि लेजर इज अकाउंट। लेजर क्या होता है, एक अकाउंट होता है जब किसी बिजनेस में एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को हम एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, एक अकाउंट हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहते हैं बच्चों लेजर। लेजर में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमने कई बार परचेस किया, कई बार सेल किया, तो उनको क्या करेंगे, एक अलग से नाम देंगे परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट एक नाम देंगे और इसको हम जितना परचेज हमने किया है इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे और जितना परचेज हम किए हैं उसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखते जाएंगे, लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। इसके बाद एक पर्टिकुलर डेट को जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग कब करेंगे, जब 31 जनवरी को इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो कुछ अमाउंट निकल के आएगा, कुछ अमाउंट पता चलेगा कि पूरे मंथ का हमारी परचेजिंग इतनी है, तो ये होता है लेजर। तो हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। क्लासिफिकेशन में हम केवल लेजर का वर्क ही परफॉर्म करते हैं, इसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो बैलेंसिंग होता है बच्चों ये समराइजिंग होता है। हर अकाउंट का लेजर अलग अलग बनता है, जैसे मान लो सैलरी है, वेजेस है, फ्रेट ऑफ ट्राई है, प्लांट मशीनरी है, तो सबका लेजर अलग अलग बनेगा और हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा और प्रत्येक अकाउंट को हम लेजर कहेंगे। जैसे मान लो सैलरी पेड है तो उसका लेजर अलग बनेगा, सैलरी रिसीव है तो उसका लेजर अलग बनेगा, वेजेस पेड है तो उसका लेजर अलग बनेगा और वेजेस रिसीव्ड है तो उसका लेजर अलग बनेगा। यानी हर एक अकाउंट का लेजर सेपरेट बनता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन वर्क के बाद जो अगला होता है बच्चों दैट इज नोन एज समराइजिंग। अगला जो वर्क परफॉर्म करेंगे इसमें स्टेज आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट सिस्टम में तीसरा जो होता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग इज द प्रोसेस, समराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द लेजर। Summarizing is the process of balancing the ledger account, preparing trial balance, trading account, PL account and also balancing. Summarizing एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो किसी अकाउंटेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो अकाउंटेंट होता है वह पर्सन इस वर्क को परफॉर्म करता है। वो इस प्रोसेस में करता क्या है बच्चों, वह इस प्रोसेस में
सबसे जो आपने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लेजर बनाया है, जो आपने लेजर बना रखा है उस लेजर की बैलेंसिंग करेगा, उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस ये पता करेगा और उन बैलेंस के बिहाफ पे वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे लेजर की एक्यूरेसी को जांचता है, सर्टिफाइड करता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ ऐसे लेजर होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस बचता है और कुछ ऐसे लेजर होते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस बचता है। तो इन्हीं बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, रखते हैं। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसके बाद बच्चों हम ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं, मैच कराते हैं, बराबर करते हैं। उसका डेबिट और क्रेडिट हम उसको टैली करवाते हैं और अगर जो डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, टैली कर गया, इसका मतलब जो हमने लेजर बनाया है वो सही बना है, लेजर का जो वर्क है वो सही हुआ है। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसी ट्रायल बैलेंस के को बेस रख करके, उसी को आधार बना करके हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ठीक है, तो समराइजिंग वर्क में ये इतना चीजें बच्चों आती हैं। ओके।